हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो हमारा टॉपिक चल रहा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें पढ़ ली। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को रैप अप करना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उन चीज़ों को भी पढ़ना ज़रूरी है एग्जाम से। उससे क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यही मियोसिस जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट में, उसी से क्या है, इवोल्यूशन भी रिलेटेड है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं वो यहाँ डिस्कस करूँगा ताकि इवोल्यूशन का भी बेसिक कंसेप्ट हम लोग को साथ साथ पता चलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी छोटा सा टॉपिक दिया गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। टॉपिक छोटा सा है बट इसका, भले ही टॉपिक छोटा सा है बट इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मियोसिस का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में। एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या क्या सिग्निफिकेंस है मियोसिस के। पॉइंट वाइज मैं चीज़ें लिखूंगा, आप लोग भी अपने साथ नोट्स बनाते रहें या जैसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर या कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोला मैंने? कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर या कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम। पहला पॉइंट हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, या इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम। कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर का कंजर्व भी रहता है मियोसिस की वजह से, और क्रोमोसोम क्या है, कंसिस्टेंट भी रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे ऐसा होता है, यानी कि किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट की वजह से किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट की वजह से होता है। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट की वजह से होता है तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल भी हो सकता है, बट क्रोमोसोम नंबर का कंसिस्टेंट रहना या कांस्टेंट रहना या कंजर्व रहना क्यों ज़रूरी है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह के एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म हमने लिया, एक मेल एक फीमेल, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है नॉर्मली 46, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। क्या होता है, ह्यूमन का एग्जांपल लिया हमने, 46 क्रोमोसोम है। अब इनके अंदर क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी गैमेटोजेनेसिस होगा मेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस फीमेल में क्या होगा, oogenesis। ये क्या है, प्रोसेस होता है जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। 12th हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इनके अंदर जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये 2n से किस कंडीशन में आ जाएंगे, n में आ जाएंगे, यानी कि इनका क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। हमें पता है मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाता है, यानी ये डिप्लॉयड से किस कंडीशन में आ गए, हैप्लॉयड से। क्यों आए, मियोसिस की वजह से। यहाँ पे जो डिवीजन हुआ था, गैमेट फॉर्मेशन किस डिवीजन की वजह से हुआ था, माइटोसिस नहीं हुआ था, यहाँ पे मियोसिस हुआ था। मियोसिस की वजह से क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया, 46 से 23 हो गया। अब क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में तो क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन भी होगा। हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, गैमेट के फ्यूजन से क्या होगा, अब वापस से जब ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब वो न्यू ऑर्गेनिज्म वापस से कैसा होगा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में वापस से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा वापस से। ये एक नॉर्मल कंडीशन था। बट अगर क्रोमोसोम क्या है, कंजर्व नहीं रहता, क्रोमोसोम नंबर कंसिस्टेंट नहीं रहता, तब क्या होता, 46 मेल एंड फीमेल, 46 मेल एंड फीमेल। अगर यहाँ मियोसिस नहीं होता, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, तब क्या होता, गैमेट्स में भी कितने क्रोमोसोम होते, गैमेट्स में भी 46 हो जाते। गैमेट्स में भी क्रोमोसोम नंबर कितने होते, अगर यहाँ मियोसिस की जगह नॉर्मल डिवीजन होता, माइटोसिस डिवीजन होता, तो गैमेट्स में भी कितने क्रोमोसोम हो जाते, 46 क्रोमोसोम ही रहते। फिर इनके फ्यूजन पे क्या होता, जब ये क्रोमोसोम फ्यूज होते, क्रोमोसोम नंबर अब हमारा क्या हो जाता, डबल हो जाता, 46 यानी 92 हो जाता। फिर यहाँ पे अगर ये फिर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बना, जब ये डिवाइड करेगा अगली बार फिर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। हर बार ऐसे क्या होने लगेगा, क्रोमोसोम नंबर डबल होगा। क्यों? अगर मियोसिस नहीं होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो अगर मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं होता है तब क्या होगा, हर बार हमारा क्रोमोसोम क्या है, डबल होता चला जाएगा, वो डबल होता चला जाएगा। बट कि तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया, अदरवाइज एक्चुअल में क्या पाया जाता है, एक्चुअल में ऐसा पाया जाता है कि गैमेट्स में क्या होता है, मियोसिस होता है।
यानी जो भी हमारे जर्म सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, टेस्टिस के सेल्स में और ओवरीज के सेल्स में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। तो यही हमारा पहला सिग्निफिकेंस था कि मियोसिस किस में हेल्प कराता है, कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम या कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर में। अब आगे हम लोग सेकंड पॉइंट भी देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इट हेल्प्स इन वेरिएशन विच लीड्स टू इवोल्यूशन। यानी कि क्या बोला मैंने, मियोसिस किस में हेल्प कराता है, वेरिएशन लाने में हेल्प कराता है। मियोसिस किस में हेल्प कराता है, वेरिएशन लाने में हेल्प कराता है। और अभी हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन में कैसे हेल्प कराता है। वेरिएशन तो हमें पता है क्योंकि हमने क्या है, मियोसिस के स्टेजेस पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज हमारा क्या था, मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो वहाँ पे वेरिएशन किस स्टेज में आ रहा था, किस स्टेज की वजह से वेरिएशन आता है, वेरिएशन आता है हमारा थर्ड स्टेज यानी पैकेटीन में। वहाँ पे क्या इवेंट होता है, वहाँ पे हमें याद होगा रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, उस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है। यही क्रॉसिंग ओवर विच लीड्स टू वेरिएशन, यानी कि मियोसिस ही हमारा हेल्प कराता है वेरिएशन लाने में। कैसे वेरिएशन आता है, हमें पता है मियोसिस में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, कितने एट द एंड ऑफ मियोसिस कितने सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सभी चारों के चारों सेल्स कैसे होते हैं, आपस में तो डिफरेंट होते ही हैं, और साथ ही साथ जिस मदर सेल से इनका फॉर्मेशन होता है उससे भी ये डिफरेंट होते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशन, इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशन। It helps in introducing variation. वेरिएशन क्यों आता है, वेरिएशन आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के किस स्टेज में, पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वेरिएशन आता है, पैकाइटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। प्रोफेज 1 के स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब बात करेंगे वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था हमारे लिए, वेरिएशन को जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन की बात किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी। पूरा इवोल्यूशन चैप्टर, बहुत चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। डार्विन ने सबसे ज़्यादा वेरिएशन के बारे में बात की थी, बट डार्विन को भी नहीं पता था कि वेरिएशन का सोर्स क्या है, वेरिएशन का क्या सोर्स है, ये तो डार्विन को भी नहीं पता था। बट ये कैसे पता चला, आगे चल के जब फर्दर डिटेल स्टडी हुई, माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुई क्रोमोसोम्स की, तब पता चला कि मियोसिस के दौरान एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। वही हमारा रीज़न होता है वेरिएशन का। तो ऐसा नहीं है कि डार्विन को पहले से पता था कि वेरिएशन क्यों आता है, ये हमारे आगे जब ज़्यादा डिटेल स्टडी होने लगी, माइक्रोस्कोपिक क्रोमोसोमल स्टडी होने लगी, तब पता चला वेरिएशन क्यों आता है। फिर हम सोचेंगे वेरिएशन इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, वेरिएशन को समझना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो मियोसिस अगर नहीं होगा, पता चला हमें कि मियोसिस की वजह से वेरिएशन होता है, तो अगर मियोसिस नहीं हुआ तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे उनमें क्या रहेगा, सेम टू सेम वो अपने पेरेंट्स जैसे ही तो रहेंगे। जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो कैसे होंगे, सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे ही रहेंगे। बट मियोसिस होता है, इस वजह से क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन से क्या बनेगा, इवोल्यूशन होगा। इनफैक्ट इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन इज जस्ट अ लार्जर पिक्चर ऑफ वेरिएशन। इवोल्यूशन क्या है, ये एक लार्जर पिक्चर है वेरिएशन का। कई सारे स्मॉल वेरिएशन ही तो मिलके इवोल्यूशन बनते हैं, कई सारे स्मॉल वेरिएशन ही तो मिलके इवोल्यूशन बनते हैं। तो हमें क्या पता चला, मियोसिस से वेरिएशन आता है, वेरिएशन आने से क्या होने लगता है, इवोल्यूशन होता है। तो अगर हम ऐसा भी बोलें कि मियोसिस इज़ द रीज़न फॉर इवोल्यूशन, मियोसिस ही वो रीज़न है जिससे इवोल्यूशन होता है, तो वो गलत नहीं होगा। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी होगा, यानी थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, मियोसिस लीड्स टू इवोल्यूशन। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, मियोसिस लीड्स टू Meiosis leads to
इवोल्यूशन, पूरी चीज़ें मैंने समझाई प्रोसेस कैसे होता है। मियोसिस से वेरिएशन, वेरिएशन से इवोल्यूशन। फिर मियोसिस और किस में हेल्प कराता है? मियोसिस हेल्प कराता है हमारा गैमेट फॉर्मेशन के हेल्प में। अभी थोड़े देर पहले जब डायग्राम मतलब हमने एक चार्ट बना के समझा था। मियोसिस और किस में हेल्प कराता है? गैमेट फॉर्मेशन के में भी हेल्प कराता है। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? मियोसिस के थ्रू ही होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या निकला? Meiosis helps in gamete formation. फिर और क्या जाना हमने? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या ज़रूरी है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का होना ज़रूरी है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का होना ज़रूरी है। बट फ्यूजन ऑफ गैमेट अभी थोड़े पहले समझा, अगर हर बार सिर्फ और सिर्फ गैमेट फ्यूज़ होता चले जाएगा, अगर डिप्लॉयड गैमेट भी बने हर बार फ्यूज़ होता चले तो क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर हर सक्सेसिव जनरेशन में डबल होता जाएगा, डबल होता जाएगा। बट जितना ही ज़रूरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन ऑफ गैमेट है उतना ही ज़रूरी वहाँ पे मियोसिस होना भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। जितना ज़रूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट है उतना ही ज़रूरी यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस का होना भी ज़रूरी है। तो क्या पता चला? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व मियोसिस एंड फ्यूजन। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन भी होता है और मियोसिस भी होता है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। ईच ऑफ द 4 डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ मियोसिस कितने डॉटर सेल्स बनती हैं? 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। इन सभी डॉटर सेल्स में अलग अलग टाइप के विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटिड, यानी ये जो सभी चारों डॉटर सेल्स बनती हैं इनके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिड्स पहुँचता है। पहली बात तो क्रोमेटिड्स क्या होता है? याद होगा क्रोमेटिड्स क्या होता है? ये क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक इधर होगा, एक इधर होगा। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग ये क्या है? एक कोई सेल हमने बनाया, इसके अंदर ये क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी 2 सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम, सेम टाइप के जीन्स होंगे, सेम साइज होगा, सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम होगा। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पहले बात कर ली है। तो ये क्या हुए हमारे? एक क्रोमोसोम, एक और क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के ये जो 2 स्ट्रैंड है इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच कैसे हैं? सेंट्रोमियर पे अटैच्ड हैं। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस जब इनसे 4 सेल का फॉर्मेशन होगा तो चारों सेल में 4 डिफरेंट टाइप के क्रोमैटिड्स पहुँचेंगे, तभी तो वेरिएशन हम लोग बात करते हैं कि मियोसिस में इससे जो न्यू सेल्स फॉर्मेशन होगा उनमें क्या होगा? चारों क्रोमैटिड्स 4 डिफरेंट टाइप के पहुँचेंगे विच लीड्स टू वेरिएशन। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? ईच ऑफ द 4 डॉटर सेल्स विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमैटिड्स। लास्ट पॉइंट नंबर 6, each of the 4 daughter cells will have 4 different types of chromatids. Will have 4 different types of chromatids. इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है हमारे लिए। क्रोमैटिड्स क्या किसे बोलते हैं? क्रोमोसोम किसे बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे बोलते हैं? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे बोलते हैं? इस चैप्टर में जब मैंने मियोसिस स्टार्ट किया था वहाँ पे तो ये हमने पढ़ाया ही है।
ये सारी चीज़ें बताई है। साथ ही साथ आप हमारा एक और वीडियो देख सकते हैं, जिसमें एक वीडियो है हमारा बेसिक ऑफ जेनेटिक्स। जब हम लोग 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हमारा वीडियो है बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। वहाँ पे भी हमने इन टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सारे टर्म्स एक ही जैसे हैं, क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर। वहाँ पे एक एक टर्म को अलग अलग करके डिफरेंस करके अच्छे से समझाया गया है। उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या था, इसका इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है, वेरिएशन लाता है। बाकी जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें थी वो चीज़ें भी हम लोग देखें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ पे टाइप्स ऑफ मियोसिस हम लोग पढ़ेंगे। फिर मियोसिस के बाद माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।